नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज वर्ग 6 के अंतर्गत गणित में हम लोग संख्याओं का खेल देखेंगे। संख्याओं के साथ कुछ ठीक है आप प्यारे बच्चों, वर्ग 6 के अंतर्गत गणित विषय में संख्याओं का खेल आज हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत संख्याओं के कई गुणधर्म, उसके गुणज, गुणनखंड, अपवर्त, अपवर्तक जैसे शब्दों से मेलजोल बढ़ाएंगे। पूर्व की कक्षाओं में भी आपने कुछ न कुछ इस पर देखा है, सीखा है। आइए उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। संख्याओं के खेल में आइए हम शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या को, जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं 6, यदि इसे खंड किया जाए तो या तो जोड़ के रूप में कर सकते हैं, या घटाव के रूप में, या गुना के रूप में। जैसे यदि गुना के रूप में इसका खंड करें तो हम लिखेंगे 2 गुना 3। और भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 गुना 6। इस प्रकार से आप टुकड़ा कर सकते हैं इसका। तो ये जो संख्याओं का हम खंड कर रहे हैं गुना के रूप में, तो ऐसे गुना वाले खंड को ही, गुना वाले टुकड़े को ही हम लोग गुणनखंड नाम देते हैं। गुणनखंड यानी गुना के रूप में संख्याओं को तोड़ना, खंड करना। ये जो आप गुणनखंड देख रहे हैं, तो 6 के गुणनखंड में कौन कौन हैं? एक तो 1 है, एक 6 है, एक 2 है और एक 3 है। अर्थात ये सब जो संख्याएं हैं, इनसे यदि 6 में भाग लगाया जाए तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। फिर से इस बात को हम लोग सुनेंगे। हम आपको कह रहे हैं कि संख्या 6 का गुणनखंड जब किए हैं तो हमको प्राप्त हुआ है 1, 2, 3 और खुद 6। अब ये जितनी भी संख्याएं हैं 1, 2, 3 और 6, इसे ही हम लोग संख्या 6 का गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड की विशेषता क्या है? ये जितनी भी संख्या है, इन सभी संख्याओं से संख्या 6 निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऐसी संख्याओं को विभाजक भी कहा जाता है। जैसे हम गुणनखंड कह रहे हैं, उसे एक और नाम विभाजक भी कहा जाता है, या इसे हम लोग अपवर्तक के नाम से भी जानते हैं। नाम का ध्यान रखें, क्योंकि अलग अलग नामों का उपयोग किया जाता है, तो सभी प्रकार के नाम आपको पता होना चाहिए। हम लोग कहते हैं गुणनखंड, विभाजक या फिर अपवर्तक। इसे आप फैक्टर भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं फैक्टर्स। किसी भी संख्या को जो संख्या विभाजित कर दे, वो सब उसका अपवर्तक या फैक्टर कहलाता है। जैसे और भी कोई संख्या हम लें, जैसे लेते हैं 3। 3 के अपवर्तक कौन कौन होंगे? एक तो 1 होगा और एक 3 होगा। इसके अलावा देखिए, क्या 2 से विभाजित होता है? नहीं हो रहा है। तो हम लोग 2 को उसका अपवर्तक या गुणनखंड नहीं कहेंगे। ऐसे आप किसी भी संख्या का आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावे यदि आप देखेंगे तो 2 के पहाड़ा में 6 आएगा, 1 के भी पहाड़ा में 6 आएगा, 3 का पहाड़ा करेंगे उसमें भी 6 आएगा, और 6 के पहाड़ा में भी 6 आएगा। तो जहाँ 1, 2, 3, 6 का गुणनखंड है या विभाजक है या अपवर्तक है, वहीं पर ध्यान दीजिए 1 का गुणज 6 है।
2 का गुणज भी 6 है, 3 का गुणज भी 6 है और 6 का गुणज भी 6 है। एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ध्यान दीजिए अच्छे से, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं गुना के रूप में जो हम खंड किए थे, ये सब गुणनखंड कहलाते हैं। किसके? 6 के। लेकिन इन सब का जो 6 है वह गुणज कहलाता है। एक और शब्द हम आपको दे रहे हैं, गुणज, या इसका भी और नाम है अपवर्त्य। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम लोग मल्टीपल। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा ये क्या है, गुणा करके जो प्राप्त हो रहा है उसे हम लोग कहेंगे गुणज। तो जहाँ गुणनखंड है खंड के रूप में, वहाँ गुणज क्या है, किसी भी संख्या का, जैसे हम कहेंगे 3 का गुणज। तो 3 का गुणज का मतलब है कि 3 गुना 1, अर्थात उसमें पूर्ण संख्या का गुना करना है आपको। 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणे 4, इस प्रकार से गुणा करने पर, पूर्ण संख्याओं से गुना करने पर जो प्राप्त होगा उसे हम लोग गुणज कहते हैं या अपवर्त्य कहते हैं। तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 3, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 12, 15 और इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं। जिस प्रकार से हम लोगों ने 3 का गुणज ज्ञात किया है, आप चाहें तो अन्य संख्याओं का भी गुणज आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अभी हमने कहा कि गुणज का मतलब गुणा करके प्राप्त करना। तो गुणा किससे करेंगे? जो भी संख्याएं हैं आपको 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं उनसे यदि गुणा करें तो उसका गुणज प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से 3 का गुणज 6 है। एक चूंकि 6 को पूर्णतः विभाजित कर देता है, अतः 1 के पहाड़ा में कहीं ना कहीं तो 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 का गुणज 6 है। आइए हम लिखते हैं 5 का गुणज। बहुत आसान है। कैसे होगा 5 का गुणज? 5 गुना 1 खुद 5, 5 गुना 2 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 और इसी प्रकार बहुत सारा। तो हमने 2 नाम मुख्य रूप से अभी देखे हैं, एक गुणनखंड या विभाजक या अपवर्तक फैक्टर, एवं एक दूसरा हमने पढ़ा गुणज, अपवर्त या मल्टीपल। आशा है आप समझे होंगे। आइए अब इसे जरा और थोड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं। आप पाएंगे कि 6 के जितने भी गुणनखंड हैं, इसका मान अधिक से अधिक 6 है या 6 से कम है। यानी गुणनखंड जो होते हैं संख्या के बराबर या संख्या से कम होता है। संख्या 3 का भी आप देखें गुणनखंड तो 1 और 3 है, 3 से अधिक तो नहीं है। यानी जो भी गुणनखंड होगा वो एक संख्या स्वयं उसमें रहेगी ही रहेगी, एवं बाकी गुणनखंड जो हैं वो सब 6 से 3 से यानी मूल संख्या से छोटा होगा। अब जरा इधर की ओर नजर डालिए, गुणज की ओर या अपवर्त की ओर। आप पाएंगे 3 के गुणज में 3 स्वयं तो है, लेकिन 3 से कम कोई नहीं है। आगे गुणा करके जो भी प्राप्त होगा सब उससे बड़ा है। तो गुणज जो है आपके वो मूल संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। आइए एक दूसरी बात पर हम गौर करते हैं। 6 के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 गुणनखंड है। 3 के कुल कितने गुणनखंड हैं? तो आप कहेंगे 1 2 गुणनखंड हैं। यानी कि गुणनखंडों को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो हम कहेंगे गुणनखंडों की संख्या या विभाजकों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या सीमित होती है, निश्चित होता है। वहीं गुणज को आइए हम गिनते हैं। 3 के गुणज कितने हैं? 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से यह प्रक्रिया रुकी नहीं है, ये अनंत तक चलता रहेगा। यानी
हम गुणजों को गिनती नहीं कर सकते हैं, उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो जहाँ गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, परिमित होती है, वहीं आप देख रहे हैं कि गुणजों की संख्या अपरिमित होती है, यानी उसे काउंट नहीं किया जा सकता है, अनगिनत होते हैं। तो गुणनखंड और गुणज के ये कुछ गुण भी हम लोगों ने देखा। आइए इसे थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने जाना कि कोई भी संख्या जैसे 12, इसे यदि गुना के रूप में हम खंड कर दें, चलिए 3 गुना 4 या 6 गुना 2 या 1 गुना 12, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है 3 और 4 यही गुना वाले खंड हैं, यानी इसी का हम लोग नाम दिए थे गुणनखंड। और गुणा करने के बाद जो प्राप्त हुआ ये 12, ये गुणज है, किसका? 3 का भी और 4 का भी, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपका गुणज है। नाम को अच्छे से ध्यान रखिए, 12 के गुणनखंड 3 हो गए और 4 हो गए, जबकि 3 का गुणज 12 है और 4 का भी गुणज 12 है। ध्यान दीजिए, 12 के सभी गुणनखंड कौन कौन हैं? जरा आइए हम लिखने का प्रयास करते हैं। 12 के गुणनखंडों को हम लोग एक साथ मिलकर लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 6 और स्वयं 12। गुणनखंड लिखने का अर्थ यह है कि 12 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आइए हम कुछ और संख्या के गुणनखंड लिखते हैं और कुछ खेल कर देखते हैं। जैसे एक संख्या है 6, अब इसके गुणनखंड कौन कौन होंगे? जरा ध्यान दीजिए। 1, 2, 3 और 6 स्वयं। अब इसके जितने भी गुणनखंड हैं, आइए इससे योग कर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 1 + 2 + 3 + 6, जोड़िए 6 3 9, 2 11, 1 12। जिस प्रकार से 6 का हमने किया है, आइए एक और संख्या 28 के कौन कौन गुणनखंड होंगे हम लोग मिलकर लिखते हैं। आप भी साथ साथ में नोटबुक पर नोट कीजिए और लिखिए। चलिए स्वयं से लिखिए और मिलाते चलिए। 1 होगा, 2, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद फिर 7, उसके बाद फिर 14 और स्वयं 28। आइए इसके गुणनखंडों का भी योग कर देखते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 14 जोड़ 28। आइए जोड़ते हैं। हमने प्राप्त किया 8 4 12, 7 19, 4 23, 2 25, 1 26, बकाया 2 2 4, 1 5। ध्यान दीजिए, यहाँ पर संख्या 6 थी और इसके गुणनखंडों का जब योग हमने किया तो हमें प्राप्त हुआ 12, और संख्या 28 के गुणनखंडों का यदि योग करते हैं तो हमें प्राप्त हुआ 56। आप पाएंगे कि इस स्थिति में भी ये दुगना है और इस स्थिति में भी गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना है। यदि कभी आपको ऐसा प्राप्त हो जाए कि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या से 2 गुना हो जाए, तो ऐसी संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या, ध्यान रखिए, संपूर्ण संख्या कैसी संख्या को कहेंगे? वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या से 2 गुना हो, तो वैसी संख्या को हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। और हमने पाया है कि संपूर्ण संख्या कौन कौन है? 6 है और 28 है। क्या और भी संख्याएं संपूर्ण हैं?
आपको करके देखना है, आपके लिए ये वर्क हो गया। जैसे 12 है, आप जोड़ के देखिए इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा। 2 1 3, 3 6, 4 10, 6 16, 12 28। क्या ये 12 का दोगुना है? नहीं है, तो इसे हम लोग संपूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो संपूर्ण संख्या हमने प्राप्त किया है 6 और 28। आप अन्य संख्याओं के लिए जैसे 10 के लिए, 20 के लिए, 36 के लिए ऐसी कुछ संख्याएं लिखें एवं उसकी पहचान करें कि क्या वो संपूर्ण हैं या नहीं हैं। संपूर्ण संख्या को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर। आशा है बच्चों आपने संपूर्ण संख्या अच्छे से समझा होगा। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा है किसी भी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करना, या इसका एक और नाम क्या बताए थे, अपवर्तक ज्ञात करना, इसी का नाम है। आइए हम लोग मिलजुल कर कुछ संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे आइए शुरू 1 से करते हैं हम। 1 का गुणनखंड कौन होगा? कौन सी ऐसी संख्या है जो 1 को पूर्णतः विभाजित करेगी? आप कहेंगे स्वयं 1। इसके अलावे 2 के कौन कौन गुणनखंड हैं? 1 और 2। उसी प्रकार 3 के 1 और 3। संख्या 4 के गुणनखंडों को आइए लिखते हैं 1, 2 और 4। 5 के गुणनखंड होंगे 1 और 5। संख्या 6 के गुणनखंड है 1, 2, 3 और 6। आइए 7 का भी लिख लें 1 और 7। 8 का 1, 2, 4 और स्वयं 8। 9 का है 1, 3 और 9। ध्यान दीजिए, अभी हमने कुछ संख्याओं को गुणनखंड के रूप में लिखा है। आप पाएंगे कि जितनी भी संख्या है उसमें गुणनखंड के रूप में 1 निश्चित है, यानी 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है। साथ ही साथ संख्या स्वयं भी उसमें शामिल है। प्रत्येक गुणनखंड में गुणनखंडों की संख्या पर यदि ध्यान दें तो किसी किसी संख्या का मात्र 1 ही गुणनखंड है, और वैसा कौन सा संख्या है? मात्र एक ही है। और इसके अलावे किसी किसी में 2 गुणनखंड भी हैं या 2 अपवर्तक हैं। गुणनखंड का ही एक और नाम हमने आपको बताया है अपवर्तक। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके गुणनखंडों या अपवर्तकों की संख्या 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, एवं कुछ ऐसी भी संख्या हैं जिसके गुणनखंड या अपवर्तक की संख्या 2 से भी अधिक हैं। जैसे 4, इसके अपवर्तक की संख्या 3 है। जैसे 6, इसके गुणनखंडों की संख्या 4 है। तो ध्यान दीजिए, जिसका मात्र 1 ही गुणनखंड है या अपवर्तक है, अर्थात 1, यह संख्या को हम लोग न तो भाज्य में रखते हैं और न ही अभाज्य में रखते हैं। यानी पहली बात हम लोग सीख रहे हैं, 1 न तो भाज्य है, भाज्य मतलब विभाजित होने वाला, न तो भाज्य है न ही अभाज्य। इसे दोनों में से किसी की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसके अलावे जिन संख्याओं के अपवर्तकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या ठीक 2 हो, उन्हें हम लोग अभाज्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा अभाज्य किसे कहेंगे? वैसी संख्या आप अपने नोटबुक पर भी नोट करते चल सकते हैं साथ साथ में, और समझते हुए भी, वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या
ठीक 2 हो, यानी ना तो 2 से कम हो और ना ही 2 से ज़्यादा हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, या इसी संख्या का एक और नाम है, हम लोग इसे रूढ़ संख्या के भी नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या ठीक 2 हो या गुणनखंडों की संख्या 2 ही हो, न 2 से कम हो न 2 से ज़्यादा हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए अपने सारणी में से ऐसे कौन कौन हैं। यदि हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो आइए हम ढूंढते हैं जिसके ठीक 2 ही अपवर्तक हों। आप पाएंगे कि 2, 3, इसके तो ज़्यादा हैं, 5, इसका भी ज़्यादा है, 7 और कोई नहीं। अर्थात ये जिस पर हमने गोल घेरा लगाया है 2, 3, 5 और 7, ये सभी संख्याएं कैसी संख्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, अब जो बाकी संख्याएं बच गई, एक तो कहीं नहीं गया, न भाज्य में न अभाज्य में, और जिनके अपवर्तकों की संख्या ठीक 2 रही उसे हम लोग अभाज्य में रख दिए। अब बाकी बची सभी संख्याएं जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, उन सभी को हम लोग एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और उसका नाम देते हैं भाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो उसे ही हम लोग कौन सी संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या। या इसी का एक और नाम है, आप इसे संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, संयुक्त संख्या। और अंग्रेजी में यदि कहें तो इसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कहलाता है। तो वैसी संख्या कौन कौन है? यदि इसके उदाहरण की हम बात करें तो आइए ढूंढते हैं जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो। और सबसे पहले आपको कौन मिल गया? 4। उसके बाद है 6, 8, 9 और भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों, हमने अभी तक जाना कि एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। कुछ अभाज्य संख्याएं देखी हमने जिसके ठीक ठीक 2 अपवर्तक हों, एवं कुछ ऐसी संख्याएं भी देखी जिसके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक हो और उसका नाम हमने दिया भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, और अंग्रेजी में उसे हमने कहा कंपोजिट नंबर। ज़रूरत के अनुसार आप अपने नोटबुक पर नोट भी करते चलें। आइए भाज्य और अभाज्य संख्या जो है इसे हम और अधिक पहचानते हैं और अधिक 100 तक की संख्याओं को प्रयास करते हैं पहचानने के लिए। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी जाने हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। आइए 1 से 100 तक की संख्याओं में हम प्रयास करते हैं कि छांट सकें, पहचान सकें कि कौन कौन अभाज्य संख्या है। आपकी सुविधा के लिए एक सारणी का प्रदर्शन आपके स्क्रीन पर हो रहा है। बच्चों, यूनान के एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम था इरेटोस्थीनिस। ये यूनान के हैं, यूनानी गणितज्ञ हैं। इन्होंने एक तरीका बताया, एक तरीका सुझाया कि आप किस प्रकार से अभाज्य संख्याओं को छांट सकते हैं।
और वो जो तरीका था उस तरीके को हम कहते हैं इरेटोस्थीनिस का छलनी, यानी छालने वाला, हम लोग के यहाँ जिसको चलनी कहते हैं। आइए, उन्होंने बताया कि आप एक टेबल बना लीजिए 100 तक का, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और सबसे पहले एक को काट लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया आपको कि एक ना तो भाज्य की श्रेणी में आता है और ना ही अभाज्य की श्रेणी में आता है। एक काट लेने के बाद अगली संख्या पर जैसे ही जाएंगे हम गोला लगाएंगे, एवं गोला लगाने के साथ साथ जिस संख्या पर गोला लगाएंगे उसके जितने गुणज हैं उसे हम लोग क्रॉस करते चलेंगे, काटते चलेंगे। जैसे 2 पर हमने गोला लगाया, ध्यान दीजिए सारणी पर 2 पर गोला लगा हुआ है, और 2 के जो गुणज हैं जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इत्यादि इत्यादि जितने भी गुणज हैं सबको काट ले। काट लेने के बाद 2 के आगे बढ़िए, अभी तक 3 नहीं कटा है तो हम 3 पर गोला लगाएंगे, और गोला लगाने के बाद 3 के जितने गुणज हैं उन्हें हम फिर से काटेंगे। जैसे 3 के गुणज हैं 6, 9, 12, 15, इन सबको क्रॉस करेंगे, और इसी प्रकार से क्रॉस करने के बाद 3 के बाद वाली संख्या पर चलेंगे। आप देख रहे हैं कि 5 पर क्रॉस का चिन्ह नहीं है, तो हम 5 को गोल करेंगे एवं 5 के जितने भी गुणज हैं अर्थात 10, 15, 20, 25 इत्यादि पर क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, और यह प्रक्रिया अंत तक करेंगे। आप पाएंगे, आपको खुद से करना है ये काम। अपनी कॉपी पर ऐसी एक सारणी बनाइए, सुविधा के लिए स्क्रीन पर दिया गया है, एवं जो जो संख्याएं गुणज के अंतर्गत आती हैं उसे आप काटते चलें, और जो बच गई हैं उसे गोल घेर दीजिए। इस प्रकार जितनी भी संख्याओं पर गोल घेरा लगा हुआ है इन सभी संख्याओं को हम अभाज्य कहते हैं। एक जिस पर डबल क्रॉस लगा हुआ है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, एवं वैसी संख्या जो किसी के गुणज हैं अर्थात जिस पर एक क्रॉस लगा है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इस प्रकार से इस सारणी की मदद से 1 से 100 तक की भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्याओं को हमने छांट लिया है। आप भी अपनी कॉपी पर सबको लिखें, और लिखने के बाद आपका काम है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 इस प्रकार की संख्याओं को 100 तक में कुल कितनी संख्या है इसकी गिनती करके आप अपनी कॉपी पर लिखें। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर जो सारणी दिख रही है जिससे अभी हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य की पहचान की है, आइए कुछ और मज़ेदार बात हम करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, संख्या 3 और संख्या 5 पर, संख्या 3 और 5 के बीच में कुल कितनी भाज्य संख्याएं हैं? मात्र एक, और वो भी कौन है? 4। और जरा ढूंढिए ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिसके बीच में ठीक एक ही भाज्य है? आप कहेंगे सर 5 और 7 के बीच में भी तो एक ही भाज्य संख्या 6 है, लेकिन क्या संख्या 7 और 11 के बीच भी एक ही भाज्य संख्या है? आप कहेंगे नहीं, उसके बीच में तो 3-3 भाज्य संख्याएं हैं, 8 भी, 9 भी और 10 भी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ऐसी कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं जिसके बीच में ठीक एक ही भाज्य हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या का युग्म कहते हैं, मतलब पेयर कहते हैं, जोड़ा कहते हैं। उसे हम लोग अभाज्य युग्म के नाम से जानते हैं। बच्चों, उसे हमने नाम दिया है अभाज्य युग्म, या इसी का एक और नाम है जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम। आप अपनी कॉपी पर निश्चित रूप से नाम नोट कर लें, जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम।
प्यारे बच्चों, अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम कैसी संख्याओं को कह रहे हैं? नाम से ही स्पष्ट है कि ये जोड़ा में रहेगा, यानी वैसी दो अभाज्य संख्याएं, ध्यान दीजिए, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच ठीक एक ही भाज्य हो, एक ही भाज्य संख्या हो, उसे ही हम लोग अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम के नाम से जानते हैं। जैसे कौन कौन था? 3, 5, इसके बीच में एक ही भाज्य संख्या है 4। और ऐसा कौन है? 5, 7। और ढूंढिए कौन मिलेगा? 11, 13। कुछ तो हमने ढूंढ दिया है, और बाकी आप जो सारणी बनाए हैं अपनी कॉपी पर, उसकी सहायता से 1 से 100 तक में आप पहचान कीजिए कि कितने अभाज्य युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात वैसी दो अभाज्य लगातार संख्याएं हैं जिसके बीच में मात्र एक ही भाज्य संख्या है। रेगुलर होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार। वैसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिसके बीच ठीक एक ही भाज्य संख्या हो, उसे हम लोग अभाज्य युग्म, जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हमने स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है आपका टेबल, आपका सारणी, जिस पर अभाज्य संख्याओं को हमने गोल से घेरा है। जब हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं के बीच में भाज्य की, तो जैसे एक यदि संख्या हो भाज्य तो उसे तो अभाज्य युग्म कह दिए। आप जरा सारणी में देखिए, क्या ऐसी भी संख्याएं हैं दो लगातार अभाज्य जिसके बीच में 5 भाज्य संख्याएं हैं? ढूंढिए, ढूंढ के यहाँ से निकालिए। हमने कहा वैसी दो लगातार अभाज्य संख्या जिसके बीच में 5 भाज्य संख्या हैं। कहाँ है? ढूंढिए और ढूंढ के अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। ये आपका वर्क है। बच्चों, इससे संबंधित एक पूरा अभ्यास आपकी किताब में है। आप अभ्यास करेंगे और अधिक से अधिक सभी प्रश्नों को बना जाएंगे। सीधा कर लीजिए सर स्क्रीन, समय देख लीजिए जरा सा। चलिए ठीक है, सीधा कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना गुणनखंड, गुणज एवं साथ ही साथ संख्या में भाज्य, अभाज्य और परफेक्ट नंबर। उसके अलावे हमने जाना अभाज्य युग्म संख्याओं को पहचान किया एवं महान यूनानी गणितज्ञ इरेटोस्थीनिस के चलनी के बारे में भी हम लोगों ने जाना है। आप इससे संबंधित पूरा एक अभ्यास आपकी किताब में है। आशा है आप उसे पूर्ण रूप से बनाकर समाप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, शेष अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे। आज की कक्षा इतने ही। आशा है आप खूब एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।